हमारा ट्रिग्नोमेट्री 2 जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका था। आज के इस वीडियो में हम लिमिट जो चैप्टर है पार्ट 2 में 11 के इसमें लिमिट जो चैप्टर है वो स्टार्ट करने वाला है। तो उसमें मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स की लिमिट जो चैप्टर है वो कैलकुलस का एक पेपर आता है। उस कैलकुलस के पेपर में लिमिट, कंटिन्यूटी, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफाइनाइट इंटीग्रल, ये सभी चैप्टर स्टूडेंट उसमें आते हैं और उन सभी चैप्टर का मेन बेसिक है लिमिट। तो विदाउट लिमिट हम आगे के जो चैप्टर्स है स्टूडेंट कंटिन्यूटी, डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव, ये सभी चैप्टर आप पढ़ नहीं पाओगे। और 12 में जो पेपर 2 है स्टूडेंट्स, पार्ट 2 है, वो सभी इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव, ये सभी उसमें कंटिन्यूटी वही चैप्टर है और उसका बेसिस है लिमिट। इसलिए हम स्टार्टिंग अभी लिमिट पढ़ लेते हैं, लिमिट, कंटिन्यूटी, उसके बाद डिफरेंशिएशन और फिर हम बाकी जो चैप्टर्स बचे स्टूडेंट्स वो हम कवर करने वाले हैं। तो लिमिट ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है। अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन अच्छा है, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपको लर्न है, तो लिमिट ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखो लिमिट का मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। लिमिट यानी क्या होता है, ये सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल में मैं ये ले रहा हूं, ये हेक्सागन, ये मैं ले रहा हूं। देखो मैं जैसे जैसे इसका एरिया बढ़ाते जाऊंगा वैसे वैसे ये क्या होगा, एरिया इसका बढ़ेगा। ये यहां तक भी आएगा, यहां तक भी आएगा, एरिया इसका धीरे 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 क्या होगा, बढ़ते जाएगा। सर्कल के एरिया जितना आएगा, सर्कल का एरिया क्या है स्टूडेंट्स, पाई आर स्क्वायर। और मैं इस जो 6 साइड है इसका एरिया अगर मैं फाइंड करता हूं तो वो एरिया इसके करीब आएगा, एकदम करीब आएगा। मान लो इसका एरिया है 6 तो इसका एरिया इतना आ सकता है 59.000000। कितना, इस एरिया सर्कल के एरिया के करीब आएगा, लेकिन स्टूडेंट्स इतना नहीं आएगा। इसके करीब आएगा लेकिन इतना नहीं आ सकता। तो वही हमको पढ़ना है लिमिट में, ठीक है, वही हमको लिमिट का कॉन्सेप्ट है, वही हमको यहाँ पे पढ़ना है। अभी लिमिट के लिए आपको ये सिंबल यूज करना है स्टूडेंट, LIM स्टैंड फॉर लिमिट। ये लिमिट कब तक पूरा नहीं होगा, जब तक मैं इसके नीचे ये सिंबल नहीं लगाता। ये क्या है, इसको बोलते हैं टेंस, वैल्यू ऑफ x टेंस टू 0, यानी x की वैल्यू x 0 की तरफ जा रही है, 0 नहीं है। हमेशा याद रखो, वैल्यू ऑफ x टेंस टू 0 when value of x approaches to 0. Here x is the variable and 0 is the constant number. Value of x approaches to 0. x की वैल्यू 0 की तरफ जा रही है या 0 के आसपास है लेकिन 0 नहीं है, ये हमेशा याद रखो। और ये लिमिट कब तक पूरा नहीं होता स्टूडेंट, जब तक मैं कोई यहाँ पे फंक्शन अप्लाई नहीं करता हूं, ठीक है। और ये वैल्यू, इसको यहाँ पे अगर मैंने यल लिखा है तो इस फंक्शन की वैल्यू यल, ये डेफिनेशन में मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद पहले हमेशा याद रखो कि लिमिट को इस फॉर्म में लिखते हैं, LIM, x टेंड्स टू कोई भी कांस्टेंट नंबर आ सकता है। हियर वैल्यू ऑफ x, वैल्यू जो है x की वो 2 के तरफ जा रही है, 2 के करीब है लेकिन 2 नहीं है, ठीक है, 2 जितनी है लेकिन 2 नहीं है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमेशा याद रखो कि फंक्शन अगर है कोई वैल्यू कंप्लीट होती है, ठीक है। उसके बाद अभी इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट मैं आपको बता दे रहा हूं। लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 प्लस एंड लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 माइनस, ये होता है स्टूडेंट राइट हैंड लिमिट। देखो इसको मैं ग्राफिकली आपको बता रहा हूं, ठीक है। दिस इज y एक्सिस एंड दिस वन इज x एक्सिस। ये ग्राफ है, y इक्वल टू f ऑफ x का ये ग्राफ है। यहाँ पे ये पॉइंट है a, तो ये है स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड लिमिट और ये है राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो ये है राइट हैंड लिमिट और ये है
लेफ्ट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ एक्स अप्रोचेस टू ए, वैल्यू ऑफ सॉरी ये माइनस और ये प्लस है, वैल्यू ऑफ ए अप्रोचेस टू ए, यानी एक्स की वैल्यू ए की तरफ जा रही है लेकिन ए नहीं है, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, हियर एक्स इज कांस्टेंट एंड ए इज कांस्टेंट एंड एक्स इज वेरिएबल। देखो यहां पे ये ए पॉइंट है और ये x टेंड्स टू a, वैल्यू ऑफ x अप्रोचेस टू a, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये x टेंड्स टू a है। देखो ये a की जो वैल्यू है a की तरफ जा रही है, वैल्यू ऑफ a की तरफ जा रही है, और ये है x टेंड्स टू माइनस, वैल्यू ऑफ ए एक्स की तरफ जा रही है लेकिन लेफ्ट हैंड साइड से जा रही है, वैल्यू ऑफ एक्स ए की तरफ जा रही है लेकिन राइट हैंड से जा रही है। तो ये हो गया स्टूडेंट लेफ्ट हैंड लिमिट, सॉरी ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट और ये हो गया आपका राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो यही दो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना था कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है और राइट हैंड लिमिट क्या होता है। उसके बाद देखो स्टूडेंट्स ये डेफिनेशन है, limit of x tends to a, f of x equal to L if for given epsilon is the very smallest number, जीरो के बहुत करीब है, एकदम छोटा सा नंबर, ठीक है। for given epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that mod of f of x minus L less than epsilon। तो इसकी जो वैल्यू है स्टूडेंट ये एप्सिलॉन से वैल्यू कम रहेंगी लेकिन उतनी ही रहेंगी लेकिन थोड़ी कम रहेंगी अप्रोक्सीमेटली, व्हेनेवर मॉड ऑफ x माइनस ए इज लाइज बिटवीन 0 टू डेल्टा। तो ये डेफिनेशन हम जब प्रॉब्लम करेंगे तब समझ लेंगे। इसमें बस आपको ये समझना चाहिए कि लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं, जब तक ये आपको समझ में नहीं तब तक आप एग्जाम्पल सॉल्व नहीं कर पाओगे। बस हमेशा बस याद रखो यहाँ पे कि लिमिट इसमें लिखा जाता है, उसके नीचे आता है x टेंड्स टू a और कोई भी फंक्शन रहेगा, जब तक फंक्शन नहीं तब तक हम सॉल्व नहीं कर पाते, ठीक है स्टूडेंट्स। तो और लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट यानी प्लस और सॉरी राइट हैंड लिमिट यानी प्लस और लेफ्ट हैंड लिमिट यानी इसके ऊपर क्या आएगा माइनस आएगा। अभी स्टूडेंट्स हम कोई भी लिमिट है, लिमिट सॉल्व करने की दो मेथड है, ठीक है। फर्स्ट बता रहा हूं मैं, इसमें टोटल 5 या 7 एक्सरसाइज है और वो 7 एक्सरसाइज के जो लिमिट के फंक्शन है वो सॉल्व कैसे करने हैं, सभी एक्सरसाइज में अलग अलग मेथड से अलग अलग टाइप से, तो वो टाइप्स हम एक्सरसाइज के हिसाब से याद रखेंगे तो आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी पढ़ने में, ठीक है स्टूडेंट। देखो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 और मैं यहाँ पे लिख रहा हूं x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 लिख रहा हूं। मुझे क्या करना है, अभी इस इक्वेशन की वैल्यू फाइंड करना है। वैल्यू ऑफ x टेंड्स टू 2 है तो क्या करना है आपको स्टूडेंट्स, ऐसा एग्जांपल रहेगा, इवैल्यूएट करके इवैल्यूएट द गिवन लिमिट, ठीक है, ऐसा एग्जांपल रहेगा। तो क्या करना है आपको, देखो ये जो वैल्यू है x टेंड्स टू 2, तो इसको सॉल्व कैसे करता है, जब भी मैं लिमिट की वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा स्टूडेंट तो x की जगह 2 पुट करना है, x की जगह क्या पुट करना है 2 पुट करना है। देखो मैंने जब x की वैल्यू यहाँ पे पुट की तब मैंने लिमिट लिखा क्या, नहीं लिखा। हमेशा याद रखो कि जब भी मैं लिमिट की वैल्यू यानी ये वैल्यू ऑफ x टेंड्स टू 2, वैल्यू ऑफ x अप्रोचेस टू 2 बट नॉट इक्वल टू 2, ठीक है। तो जब भी मैं लिमिट यहाँ पे पुट करूंगा स्टूडेंट्स तो मुझे लिमिट ये लिखना नहीं है बट डायरेक्ट लिखना है। तो ये कितना आएगा 4 प्लस 4 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 14। अभी नेक्स्ट एग्जांपल में बता रहा हूं, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 अपॉन x माइनस 2 लिख रहा हूं, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी यहां पे देखो आप, मैं x टेंड्स टू 2 लिख रहा हूं, मैं x टेंड्स टू 2 लिख रहा हूं। मैंने डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा है, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 अपॉन x माइनस 2। देखो स्टूडेंट यहाँ पे ओनली न्यूमरेटर था, इसके डिनोमिनेटर में 1 है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है x माइनस 2 लिखा है। तो देखो मैं अगर लिमिट यहाँ पे पुट करता हूँ x टेंड्स टू 2
मान लो मैंने x टेंस टू 2 यहाँ पे पुट किया, तो 2 माइनस 2 मुझे क्या मिलेगा स्टूडेंट? ये इसका तो आंसर मैंने मान लो ये इंस्टेड ऑफ 3x आई हैव राइट 2x, तो इसका तो आंसर स्टूडेंट 14 आ गया, 14 और ये 2 माइनस 2 0, तो 14/0 क्या होता है स्टूडेंट? ये आता है इंफिनिटी, और इसका मीनिंग क्या होता है? नॉट डिफाइन। तो ये पॉसिबल ही नहीं है स्टूडेंट्स, ये जो मेथड है ना ये पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए हमेशा याद रखो कि इसको डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। डायरेक्ट मेथड से अगर कोई एग्जांपल नहीं आता, मैं डायरेक्ट अगर यहाँ पे 2 पुट करता हूँ और उसका आंसर का डायरेक्ट 0 आता है, डिनोमिनेटर में अगर 0, न्यूमरेटर में 0 आ गया कुछ प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट्स, लेकिन डिनोमिनेटर में अगर 0 आया तो वो फंक्शन क्या होता है? इन्फिनिट होता है, वो फंक्शन डिफाइनिंग नहीं होता है। तो ये तो डायरेक्ट मेथड थी, लेकिन ऐसे भी कुछ फंक्शन है स्टूडेंट, उस फंक्शन में डायरेक्ट लिमिट अगर आप पुट करते हो तो डिनोमिनेटर आपको 0 मिलता है, डिनोमिनेटर 0 नहीं आना चाहिए। इसलिए ये डायरेक्ट मेथड के अलावा जो भी एग्जांपल है वो सॉल्व करने का एक थ्योरम है स्टूडेंट्स, ठीक है। उसका प्रूफ आपको ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में दिया रहेगा, तो वो मैं प्रूफ नहीं बता रहा, बस थ्योरम बता रहा हूं। देखो वो थ्योरम है लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a f of x इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a xn माइनस an अपॉन x माइनस a। ये फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a xn माइनस an अपॉन x माइनस a इक्वल टू ये आता है स्टूडेंट n माइनस 1। तो इस फॉर्मूले से हमको दो मेथड मैंने बताई थी, एक डायरेक्ट मेथड, और इस फॉर्मूले से देखो यहाँ पे x माइनस ए है, मैं x की वैल्यू डायरेक्ट अगर a यहाँ पे पुट करता हूं तो a माइनस से क्या होता है? 0 होता है, और 0 डिनोमिनेटर में नहीं आता है। अगर 0 डिनोमिनेटर में आ गया स्टूडेंट्स तो वो क्या होता है? अनडिफाइंड फंक्शन होता है। इसलिए ये फॉर्मूला यूज करके आपको डिनोमिनेटर में 0 नहीं लाना चाहिए। अगर एक बार डिनोमिनेटर 0 नहीं आ गया तो फिर जो भी आएगा वो आपका आंसर आएगा। सॉल्व कैसे करना है, क्या करना है, मैं एक्सरसाइज जब बताऊंगा तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस इतना याद रखो कि लिमिट जो चैप्टर है स्टूडेंट्स, उसमें लिमिट कैसे लिखना है, एक्स टेंड्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, राइट हैंड लिमिट क्या होता है, ये सारी चीजें अगर आपको एक बार समझ में आ गई तो जितना आपके लिए यूजफुल है या जितना कॉन्सेप्ट जितने एक्सरसाइज है उसके हिसाब से मैंने ये पोर्शन आपको बता दिया है। उसके बाद मैं एक्सरसाइज से बता दूंगा आपको कि एग्जैक्ट जो लिमिट है वो सॉल्व कैसे करते हैं स्टूडेंट्स। लिमिट कैलकुलस का बेसिक पार्ट है। लिमिट अगर आपको समझ में आ गया तो नेक्स्ट जो चैप्टर है कंटिन्यूटी, उसमें डिफिकल्टी नहीं जाएंगी स्टूडेंट। उसके बाद है डेरिवेटिव, डेरिवेटिव में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं जाएगी। अगर एक बार आपको 11th में ये चैप्टर समझ में आ गए तो 12 में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं जाएगा। तो बस मैं अभी एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूं। इसमें ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 f of x इक्वल टू l फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट मॉड ऑफ f of x माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर दिस लाइज बिटवीन 0 टू डेल्टा। ये डेफिनेशन है, लेकिन एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए डेफिनेशन भी उतना यूजफुल नहीं है। बस याद रखो कि ये कैसे सॉल्व करना है। ये डायरेक्ट मेथड है स्टूडेंट्स। और क्यों है मैंने इसको डायरेक्ट मैंने x टेंड्स टू 2 पुट क्यों किया है, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कोई नहीं है। लेकिन देखो इस एग्जांपल में डिनोमिनेटर में x माइनस 2 है, मैं अगर डायरेक्ट x टेंड्स टू 2 x की जगह 2 अगर पुट करता हूं तो मुझे डिनोमिनेटर में 2 माइनस 2 0 मिल रहा है। डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए स्टूडेंट। हमेशा याद रखो कि लिमिट सॉल्व करते वक्त अगर आपका डायरेक्ट डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो वो प्रॉब्लम उस टाइप से सॉल्व नहीं करना है। डिनोमिनेटर में 0 आ गया इसका मतलब है उसकी वैल्यू इंफिनिटी आ गई, और अगर उसकी वैल्यू इंफिनिटी आ गई तो फंक्शन वो डिफाइन ही नहीं होगा। इसलिए डिनोमिनेटर 0 नहीं आना चाहिए। अगर इस टाइप का एग्जांपल है तो आप डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हो, लेकिन इस टाइप का अगर एग्जांपल है तो आपको इस मेथड से या फिर मैं दूसरी जो मेथड बताऊंगा उस मेथड से आपको वो जो फंक्शन है उसको सॉल्व करना पड़ेगा या उस एग्जांपल को सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके आपको उसका जो आंसर है वो एग्जैक्ट आंसर मिल पाएगा। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको बताया वो सारी चीजें आप याद रखो। उसके बाद हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो स्टूडेंट, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.1 इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स। ठीक है, तो जो मैंने अभी आपको डायरेक्ट मेथड बताई थी लिमिट सॉल्व करने की, उस मेथड से ये फर्स्ट वाला एग्जांपल है, लेकिन ये जो एग्जांपल है ये उस मेथड का नहीं है।
तो ये सॉल्व कैसे करना है वो मैं आपको, वो जो मैंने थ्योरम बताया था उस थ्योरम से ये एग्जांपल सॉल्व करना है। देखो स्टूडेंट, इसके डिवाइड में z है, लेकिन मैं अगर लिमिट डायरेक्टली पुट करता हूं, यहाँ पे x टेंड्स टू नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे क्या है, z टेंड्स टू होगा, ठीक है, z टेंड्स टू -2। ये हमेशा याद रखो कि अगर मैं यहाँ पे x लिख रहा हूं और यहाँ पे z है तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जो लिमिट x टेंड्स टू दिया है वही वेरिएबल चाहिए, यहाँ पे z दिया है तो यहाँ पे भी z ही चाहिए। देखो मैं डायरेक्ट अगर -3 यहाँ पे पुट करता हूँ तो डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो इसको मैं डायरेक्ट उस डायरेक्ट मेथड से यूज कर सकता हूँ, लिमिट सॉल्व कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे देखो स्टूडेंट, लिमिट x टेंड्स टू -3 है, मैं डायरेक्ट अगर लिमिट पुट करता हूँ y क्यूब में, अगर मैं -3 y की जगह -3 पुट करता हूँ तो -3 का क्यूब कितना होता है स्टूडेंट, -27 होता है, और ये +27 यानी डिनोमिनेटर में 0 आ गया, डिनोमिनेटर में 0 आ गया यानी फंक्शन नॉन डिफाइन हो गया, ठीक है। इसलिए इसको डायरेक्ट मेथड से आपको सॉल्व नहीं करना है, कौन से फॉर्मूले से, मैंने जो फॉर्मूला इसके पहले लिख के दिया था उस फॉर्मूले से ये एग्जांपल आपको सॉल्व करना है, ठीक है। दो टाइप है, तो दो टाइप से आपको ये एग्जांपल, फर्स्ट एक्सरसाइज उस बेसिस से। देखो सुन, ये डिनोमिनेटर में डायरेक्ट पुट कर, डिनोमिनेटर 0 नहीं आ रहा है तो मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं फर्स्ट एग्जांपल लिख रहा हूं, z प्लस √z+6 अपॉन z। अभी देखो मैं डायरेक्ट जब एक z के जगह -3, वैल्यू ऑफ z अप्रोचेस टू -3 बट नॉट इक्वल टू -3, तो z की जगह अगर मैं -3 पुट करता हूं स्टूडेंट्स, तो हमेशा याद रखो कि ये लिमिट नहीं लिखना पड़ता, हमेशा याद रखो जब भी मैं कोई वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ, यहाँ पे जो भी नंबर दिया रहेगा वो उस वेरिएबल में हम जब पुट करेंगे स्टूडेंट्स, तब आपको ये लिमिट z टेंड्स टू -3 या कोई भी नंबर रहेगा वो नहीं लिखना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं -3 पुट करता हूँ तो ये नहीं लिख रहा हूं मैं, क्या आएगा, इंस्टेड ऑफ z वी हैव टू राइट -3 + 6 अपॉन z के जगह अगेन -3, और फिर इसको सॉल्व करना है। तो देखो ये कितना होगा, -3 + 6 विच इज √3 अपॉन -3, तो √3 और -3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, -√3 इंटू √3 3 होता है, 3 कैंसल, तो क्या आएगा -1/√3। तो ये हो गया स्टूडेंट इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद इधर देखते हैं, ये एग्जांपल समझाने के पहले स्टूडेंट मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं, सिंपल वाला एग्जांपल। लिमिट ऑफ x टेंड्स टू, मैं 4 लिख रहा हूं, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 4, x³ -64 अपॉन x² -16। देखो स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल और ये एग्जांपल सिमिलर ही है, यहाँ पे माइनस लिमिट था इसलिए मैंने पहले ये एग्जांपल मैं आपको समझा के दे रहा हूं, तो ये एग्जांपल आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखो मैं डायरेक्ट मेथड यहाँ पे यूज नहीं कर सकता हूँ, मैं x टेंड्स टू 4 है, मैं 4² अगर यहाँ पे लिखता हूँ तो 4² 16 होता है, 16 -16 0, डिनोमिनेटर में 0 आ गया, अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो वो अनडिफाइंड फंक्शन हो गया स्टूडेंट। तो हमेशा याद रखो आपको ये डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला यूज करना है स्टूडेंट, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a, xn - an अपॉन x - a विच इज इक्वल टू n इंटू a n -1। ये थ्योरम फॉर्मूला जो है स्टूडेंट यहाँ पे आपको इस एग्जांपल में यूज करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पहले इसको सिंप्लीफाई कर दो थोड़ा, x टेंड्स टू 4, x³ वी नो दैट 64 किसका क्यूब है स्टूडेंट, 64 4 का क्यूब है, तो मैं इसको 4³ लिख सकता हूं, अपॉन x², 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। देखो यहाँ पे पावर में n है, तो यहाँ पे भी मुझे सेम पावर लाया मैंने, यहाँ पे भी सेम पावर लाया, ठीक है। अभी क्या करना है स्टूडेंट मुझे, देखो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में ये इस टाइप का न्यूमरेटर में है, लेकिन ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए x - a चाहिए, ठीक है। और यहां पे भी फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए मुझे x - a चाहिए। यहाँ पे a की जगह क्या है, 4 है, यहाँ पे a की जगह क्या है, 4 है, इसलिए देखो मैं इसको किस फॉर्म में लिख रहा हूं, ये इस फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, x³ - 4³ x² - 4²। देखो अभी दोनों जगह न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में फॉर्मूला यूज करने के लिए मुझे इसके जगह क्या चाहिए, x - 4 चाहिए ना। अभी देखो मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूं इजीली,
और यहाँ पे भी फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए मुझे क्या चाहिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी मुझे फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए x माइनस 4 चाहिए। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बैलेंस हो गया ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए। और फिर इसको आप सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करने पहले क्या करना है स्टूडेंट, आपको सेपरेटली लिमिट अप्लाई करना है। सेपरेटली, जब देखो यहाँ पे लिमिट दिया है ना, इसलिए सेपरेटली लिमिट अप्लाई करना है। तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 4, ये एक्स क्यूब माइनस 4 क्यूब अपॉन x माइनस 4। और यहाँ पे भी लिमिट अप्लाई करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर अपॉन x माइनस 4। और फिर इसको सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से सॉल्व करना है इसको। तो देखो स्टूडेंट क्या आएगा, n a n माइनस 1 है, तो n की जगह क्या है 3 है, a की जगह क्या है 4 है, n माइनस 1 यानी 3 माइनस 1 अपॉन यहां पे भी n की जगह क्या है 2 है, तो 2 a की जगह 4 है, n माइनस 1 यानी 2 माइनस 1। और फिर इसको सॉल्व करना है। तो 4 3 माइनस 1 2, 2 इंटू 4 2 माइनस 1 यानी 1। तो 4 स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट 16 होता है, और 2 4 जा कितना होता है 8 होता है। तो 16 3 जा कितना होता है, 16 3 जा 48, 48 अपॉन 8 6। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एग्जांपल है, इसमें डायरेक्ट मेथड यूज नहीं होती। तो ये एग्जांपल आपको इस फॉर्मूले से करना है, ठीक है, तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं जाएगी। इस एग्जांपल का आप स्क्रीनशॉट निकाल के रख लो। ये जो अभी एक्सरसाइज का एग्जांपल है, देखो ये प्लस में था, इसलिए मैंने पहले ये एग्जांपल आपको समझा के दिया ताकि आपको कुछ डिफिकल्टी नहीं जानी चाहिए। अभी उसके बाद सेकंड एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है, इसको आप नोट डाउन करके रख लो। जितनी ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आपको उतनी ज्यादा उसनी डिफिकल्टी कम आएंगी। ठीक है, देखो ये वाला एग्जांपल, इसको क्या कर रहा हूं स्टूडेंट, मैं पहले इस फॉर्म में लिख रहा हूं, y टेंड्स टू माइनस 3 y रेज़ टू पावर 5 प्लस, मुझे बताओ अभी 243 किसका क्यूब है, क्यूब नहीं है यहाँ पे, रेज़ टू पावर 5 है, तो मुझे इसका भी पावर 5 चाहिए, इसका पावर क्यूब चाहिए। तो 3 रेज़ टू पावर, पहले सिंपल है 27, तो 27 किसका क्यूब है 3 का क्यूब है, बराबर है ना। और 243 किसका रेज़ टू पावर 5 है, 3 रेज़ टू पावर 5 243 होता है। लेकिन इसको मैं इस फॉर्म में नहीं लिख सकता स्टूडेंट, वो इसलिए नहीं लिख सकता हूं क्योंकि यहाँ पे लिमिट y टेंड्स टू माइनस 3 है, प्लस 3 नहीं है, इसलिए देखो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं, क्या माइनस देखो अभी माइनस 3 रेज़ टू पावर 5 कितना होता है, माइनस 243 होता है, और ये साइन माइनस का, तो प्लस 243 आ गया। सेम यहाँ पे माइनस 3 क्यूब कितना होता है, माइनस 27 होता है, और ये माइनस प्लस 27 हो गया। इसको मैंने माइनस के फॉर्म में एडजस्टमेंट इसीलिए की है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे x टेंड्स टू क्या दिया, y टेंड्स टू क्या दिया है, माइनस 3 दिया है, ये हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा। अभी देखो मुझे फॉर्मूला यहाँ पे कौन सा यूज करना है, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a xn माइनस an, थ्योरम है ये, अपॉन x माइनस ये आता है स्टूडेंट n a n माइनस a, ये मुझे यहाँ पे यूज करना है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूं यूजिंग करके। देखो अभी स्टूडेंट्स, इसको फॉर्मूला मुझे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यूज करने के लिए इसके अपॉन में क्या चाहिए, और इसके अपॉन में क्या चाहिए, इसके अपॉन में चाहिए स्टूडेंट मुझे y माइनस माइनस 3, क्या चाहिए इसके अपॉन में, y माइनस माइनस 3 है, इसलिए क्योंकि लिमिट क्या है, अगर 3 रहता तो मैं y माइनस 3 लिखता, लेकिन लिमिट क्या है y टेंड्स टू माइनस 3 है, इसलिए y माइनस माइनस 3 अपॉन में चाहिए ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए। और इसके अपॉन में भी y माइनस, इसके अपॉन में क्या चाहिए स्टूडेंट मुझे
y माइनस -3, तब जाके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होगा, बैलेंस होगा। अभी नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या करना है, सेपरेटली लिमिट लगाना है, क्योंकि लिमिट में ही फॉर्मूला ही है। तो ये इस टाइप आएगा, y रेज़ टू पावर 5 माइनस -3 रेज़ टू पावर 5 अपॉन, ये भी लिख दो, अपॉन y माइनस -3। और इसमें भी लिमिट अप्लाई कर लो, तो ये आएगा लिमिट ऑफ y टेंड्स टू -3, और यहाँ पे y क्यूब माइनस -3 क्यूब अपॉन y माइनस -3। तो देखो स्टूडेंट, दोनों जगह आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। न्यूमरेटर में n की जगह क्या है, 5 है, 5 n a की जगह a की वैल्यू है -3, n -1 यानी 5 -1। यहाँ पे n की जगह क्या है, 3 है, a की जगह -3, n -1 यानी 3 -1। तो ये हो गया स्टूडेंट 5 -3 रेज़ टू पावर 4 अपॉन 3 -3 है ये 2 -3 स्क्वायर, कितना है ये मैं ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है। 5 -3 पावर इवन नंबर है, तो उसका आंसर प्लस में आएगा। 3 3 जा 9, 9 जा 27, 27 3 जा 81, ये 81 आएगा सुन यहाँ पे। और ये -3 का स्क्वायर 9, 3 इंटू 9, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 5 इंटू 81, 9 3 जा 27, तो 27 3 जा 81 होता है स्टूडेंट्स, तो 5 3 जा 15। तो आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया स्टूडेंट्स 15 आंसर आ गया, ठीक है। तो हमेशा याद रखो कि आपको ये एग्जांपल है, इसको इसी मेथड से सॉल्व करना है। मैंने यहाँ पे माइनस साइन की एडजस्टमेंट इसलिए की है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे जो मुझे लिमिट दिया था वो लिमिट y टेंड्स टू माइनस के फॉर्म में था, साइन माइनस था इसलिए, ठीक है। प्लीज नोट डाउन दिस टू एग्जांपल। देखो स्टूडेंट, उसके बाद थर्ड वाला एग्जांपल हम देख लेते हैं। उसमें दिया है लिमिट ऑफ z टेंड्स टू -5 1/z प्लस 1/5 अपॉन z प्लस 5। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे मैं डायरेक्ट 5 यूज कर सकता हूँ, लेकिन 5 यूज करने से डायरेक्ट डिनोमिनेटर क्या मिल रहा है मुझे, -5 प्लस 5 0 मिल रहा है। इसलिए क्या करना है स्टूडेंट, अभी ये जो एग्जांपल है जो मैंने थ्योरम बताया था उस टाइप का नहीं है ये एग्जांपल, तो इसलिए पहले मैं क्या कर रहा हूँ, उसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। सिंप्लीफाई करने के बाद आप डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हो। देखो 1/z है यहाँ पे, प्लस यहाँ पे क्या है 1/5 है अपॉन z प्लस 5। तो ये हो गया स्टूडेंट लिमिट ऑफ z टेंड्स टू -5, और मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। 5 इंटू 1 5, z1 जा z अपॉन 5z, और ये हो गया स्टूडेंट z प्लस 5। अभी यहाँ पे आप देखोगे कि डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स, ठीक है, यहाँ पे अभी आप देखोगे तो इसके अपॉन में 1 है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 5 प्लस z अपॉन 5z इंटू z प्लस 5 के अपॉन में 1 है, तो ये आएगा 1 अपॉन 5 प्लस z में लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, 1 अपॉन 5 प्लस z। तो 5 प्लस z कैंसिल, तो क्या मिल गया, लिमिट ऑफ z टेंड्स टू -5 1 अपॉन 5z। अभी डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हो स्टूडेंट्स, लेकिन हमेशा याद रखो कि लिमिट जब भी आप डायरेक्ट पुट करते हो तब वो लिमिट ये लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट z की जगह -5 पुट कर दो। तो z की जगह -5 अगर मैं पुट करता हूं तो उसको इस फॉर्म में पहले लिख लो लिमिट, क्योंकि लिमिट कांस्टेंट नंबर पे कभी अप्लाई नहीं होता है, वेरिएबल पे अप्लाई होता है ना, इसलिए उसको यहाँ पे इस फॉर्म में लिख दो, लिमिट ऑफ z टेंड्स टू -5 और यहाँ पे 5z, और फिर इसका उसको सॉल्व कर लो। तो 1 अपॉन 5, z के जगह क्या आएगा स्टूडेंट, -5, बराबर है, z के जगह क्या आएगा, -5 आएगा, तो ये आएगा स्टूडेंट -1/25। इसलिए इसका आंसर कितना आएगा, -1/25। उसके बाद सेकेंड एग्जांपल देखो स्टूडेंट, इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स। ये फर्स्ट वाला एग्जांपल है, तो इसको देखो आप, डिनोमिनेटर में ओनली x ही है, तो इसमें मैं डायरेक्ट मेथड यूज कर सकता हूं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखो डायरेक्ट मेथड यूज करने के पहले एज इट इज एग्जांपल में लिख रहा हूं √2x + 6 अपॉन x। अभी देखो डिनोमिनेटर में 0 नहीं है,
जीरो नहीं आ रहा डिनोमिनेटर में, डायरेक्ट यूज कर लो। देखो यहाँ पे डायरेक्ट डिनोमिनेटर में जीरो आता था -5 पुट करने के बाद, इसलिए मैंने इसको पहले सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद z+5 की जो टर्म थी वो कैंसिल होगी, फिर मैं डायरेक्ट मेथड यूज कर सकता हूँ, क्योंकि उस टाइम डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आ रहा था। न्यूमरेटर में जीरो आ गया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, स्टूडेंट्स का आंसर ही जीरो आ जाएगा। लेकिन डिनोमिनेटर में जीरो आ गया तो फंक्शन नॉन डिफाइन होता है, इसलिए ये बात आप हमेशा याद रखो, ठीक है। तो देखो मैं इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट करता हूँ, लिमिट डायरेक्ट पुट करते वक्त ये आपको यूज नहीं करना है, ये नहीं लिखना है, ओनली वैल्यू पुट करनी है x की। तो 2 वैल्यू ऑफ x की वैल्यू 3 है प्लस 6 अपॉन x टेंड्स टू 3, और फिर इसको सॉल्व कर लो। 3 टू ज़ा कितना होता है 6, 6 प्लस 6 अपॉन 3, तो 6 प्लस 6 कितना होता है 12, 12 अपॉन 3, ठीक है। मैं 12 को कैसे लिख सकता हूँ स्टूडेंट, 4 3 ज़ा लिखता हूँ, लिख सकता हूँ। √4 यानी कितना होता है, √4 यानी होता है 2, तो यू गॉट 2√3 अपॉन 3। नेक्स्ट स्टेप में 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ √3 इंटू √3, ये कैंसल, तो इसका आंसर कितना आ गया 2 अपॉन √3। कितना आ गया स्टूडेंट इसका आंसर 2 अपॉन √3। इसको मैंने यहाँ पे भी सिंप्लीफाई किया है, तो ये हो गया 2 अपॉन √3। सिंपल एग्जांपल है स्टूडेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो ये है सेकंड वाला, तो इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल के रख लो। और सभी प्रॉब्लम स्टूडेंट आपको फेयर कॉपी में लिखना है, जो भी मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूँ सभी आप फेयर कॉपी में लिखो, ताकि आपको प्रैक्टिस करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये सेकंड जो एग्जांपल है, देखो सेकंड एग्जांपल क्या है, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2 अपॉन x माइनस 2। देखो स्टूडेंट यहाँ पे यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a xn माइनस an अपॉन x माइनस a इक्वल टू n माइनस 1। यही फॉर्मूला स्टूडेंट आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, क्योंकि इस फॉर्मेट में आपको ऑलरेडी एग्जांपल दिया है, बराबर है ना। तो क्या करना पड़ेगा, n माइनस 1, n की जगह क्या है -3 है, a की जगह क्या है 2 है, बराबर है। और n माइनस 1 यानी -3 -1, और इसको सॉल्व कर लो, तो -3 इंटू 2, -3 -1 कितना होता है स्टूडेंट -4 होता है। तो -3 हमेशा याद रखो कि पावर में नेगेटिव साइन कभी नहीं आना चाहिए। उसको मैं अगर डिनोमिनेटर में लिख रहा हूं तो ये आएगा 2⁴, तो -3 2⁴ कितना होता है 16, यहाँ पे आएगा 16, इसलिए इसका आंसर कितना होगा स्टूडेंट -3/16। ठीक है स्टूडेंट, तो आज का जो वीडियो है मैं यही स्टॉप कर रहा हूँ, बाकी जो एग्जांपल बचे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो आज का ये वीडियो देखो, उसमें कुछ भी आपको डिफिकल्टी आती है तो फिर मुझे आप पूछ सकते हो। थैंक यू।